नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज के मॉर्निंग अपडेट्स की ओर। नारदा स्ट्रिंग टेप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से सोमवार सुबह गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और एक विधायक, एक पूर्व नेता को सोमवार देर रात कोलकाता में प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम ले जाया गया, जहां मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व नेता शोभन चटर्जी को मेडिकल जांच के बाद निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल ले जाया गया। सभी की रात जेल में गुजारी। किसी भी कोरोना पॉजिटिव और उसके तीमरदार को ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के लिए ना भटकना पड़े, इसी सोच के साथ यमुना अथॉरिटी का एक अभियान चला रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने और किराए पर देने के साथ सब अथॉरिटी की तरफ से कोरोना पॉजिटिव को दवाइयां भी दी जा रही हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों और आसपास गांव में रहने वालों को दवाइयों की परेशान न होना पड़े, इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। दवाई के लिए डॉक्टर का पर्चा लेना जरूरी है। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना वायरस के खिलाफ राजधानी दिल्ली के एम्स में जंग लड़ रहे डॉक्टर अग्रवाल ने बीते सोमवार को अंतिम सांस ली। हालांकि उनके जीवन के अंतिम दिनों में भी चिकित्सक होने का कर्तव्य नहीं छोड़ा। वे लगातार लोगों को इस घातक बीमारी के खिलाफ जागरूक करते नजर आए। अपने जीवन के अंतिम पलों में भी उन्होंने अपने वीडियोज और संदेशों के जरिए कई जानें बचाई। बॉल टैपरिंग मामले पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के बाद अब पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बैनक्रॉफ्ट गेंद से छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद उन पर 9 महीने का बैन लगा दिया गया। वहीं तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर साल भर का बैन लगाया गया था, मगर एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है। भारतीय पुरुष व महिला क्रिकेट टीम एक ही चार्टर फ्लाइट से इंग्लैंड जाएंगे। विराट कोहली की टीम 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेलेगी। दूसरी ओर महिला एक टेस्ट, 3 वनडे और T20 मैच खेलेंगे। दोनों टीमें 2 जून को मुंबई से रवाना होंगी। ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत के खिलाड़ियों के आने की मंजूरी दे दी गई है। कोरोना के कारण भारत अभी रेड लिस्ट में है। इनसाइड स्पोर्ट्स की खबर के अनुसार एक महिला खिलाड़ी ने बताया कि हमें 19 मई को एकत्रित होने के लिए कहा गया है। सख्त क्वारंटाइन के बाद हम जून में इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे। बीसीसीआई तैयारियों में काफी सावधानी बरत रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अरब महासागर में उठे ताउते तूफान मुंबई के बाद गुजरात में प्रवेश कर गया, जिसके बाद अब उसका रुख राजस्थान की तरफ हो गया है। राजस्थान की तरफ ताउते के रुख होने से गहलोत सरकार की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है। जहां एक तरफ प्रदेश कोरोना महामारी की संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तूफान के प्रवेश की वजह से और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तूफान के राजस्थान में प्रवेश के साथ ही जयपुर, जोधपुर और अजमेर सहित कई अन्य इलाकों में भी आज सुबह से ही बादल छाए रहे हैं और सुबह से ही हल्की बारिश भी हुई। इसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा समेत भारी बारिश होने की वजह से प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो अमित शाह से बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोरोना महामारी से जूझते राजस्थान को किसी और प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े। इस वजह से ऑक्सीजन और दवाइयों की परिपूर्ण व्यवस्था हर अस्पताल में की जाए, ताकि लोगों को इस दौर से निकलने में मदद मिल सके। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात में प्रवेश करने के बाद अब राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। इस चक्रवात के कारण आज पूरे राज्य में बादल छाए हुए हैं। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश का दौर भी शुरू हो गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भारी बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है।
वहीं प्रशासन ने इन एरिया में राहत बचाव के लिए एक दिन पहले ही राज्य आपदा प्रक्रिया बल की टीमें तैनात कर दी है। प्रशासन ने बिजली गुल होने की आशंका को देखते हुए सभी अस्पतालों में जनरेटर और ऑक्सीजन का बैकअप तैयार किया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है। शाह ने राज्य सरकार की तैयारियों की जानकारी लेने के साथ केंद्र से हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें तैयार है। मौसम विभाग की माने तो ये तूफान आज दोपहर के बाद राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इसके कारण उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, पाली व जालौर में तेज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही तेज बारिश का दौर भी शुरू हो सकता है। राजधानी जयपुर की बात करें तो इस सिस्टम के आसार के कारण सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और सुबह से रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। यही स्थिति अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर में बनी हुई है। इन जिलों में कई जगह सुबह बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसके पहले सोमवार देर रात उदयपुर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी कई जगह तेज हवा चलने के साथ बारिश हुई। इधर मौसम के इस प्रभाव के कारण दिन के साथ साथ रात के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं खबर बाड़मेर से, जहां विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा आया है। चौधरी ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि गुड़ामलानी बाड़मेर से एमएलए हैं हेमाराम चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफा भेजा। पायलट गुट के खास सिपहसालार में से एक हैं चौधरी। अध्यक्ष में अभी तक इस इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच कल एक बार फिर केदारनाथ महादेव के पट खोल दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कल 6 महीने के बाद केदारेश्वर महादेव के दर्शन खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने के लिए आम दर्शकों को, श्रद्धालुओं को उनके दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको केदारेश्वर महादेव के 4 ऐसे रहस्यमयी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 तरफ करीब 22,000 फुट केदार खर्चकुंड, भरतकुंड का पहाड़ ही नहीं बल्कि मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती व स्वर्ण गौरी जैसी 5 नदियों का संगम है। इसी संगम के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल व मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 190 फुट लंबे व 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इनका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। ये आश्चर्य की बात है कि आखिर इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा, और वहीं सिर्फ पहुंचाना ही नहीं, वहां जाके इसे मंदिर का आकार किस प्रकार दिया गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी रहस्य की ओर कि आपको जैसा कि बताया कि सर्द ऋतु में ये कपाट 6 महीने तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने तक लगातार दीपक जलता हुआ मिलता है। वापस जब कपाट खुलते हैं तो उसी प्रकार से पूजा हुई भी होती है और साफ सफाई भी वैसी ही रहती है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए जाते हैं, लेकिन 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई भी नहीं रहता।
लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की। जब 2013 में जल प्रलय आया था, जिसमें 10,000 से भी अधिक जाने गई थी और जाने कितनी ही तबाही मची थी, लेकिन उस जल प्रलय में भी आखिर क्यों केदारनाथ महादेव का बाल भी बांका ना हो सका। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय में बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने के बाद बाढ़ का जल 2 विभागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं और ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की जान चली गई थी। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की कि 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी आखिर केदारेश्वर महादेव का कुछ भी क्यों नहीं बिगड़ा। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम का एक तीर्थ का उद्गम होगा। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ के बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। 13वीं से 17वीं शताब्दी के छोटे हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी उस हिमयुग के निशान देखे जा सकते हैं। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। अंता की दाई मुख्य नहर पर लाश मिली है। अंता के समीप पचेल कला गांव के पास नहर पर अधेड़ का शव मिला है। वहीं अंता पुलिस वृत्ताधिकारी जिनेंद्र जैन व सीआई लक्ष्मीचंद वनवा मौके पर पहुंचे हैं। मृतक की पहचान रमेश मीणा निवासी काचरी के रूप में की गई है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। अंता पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अभी तक के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर आइए नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 और बम मिले हैं। आईजीएलवी क्षेत्र में बिरदवाल के पास ये बम मिले। लगातार बम मिलने से पुलिस और खुफिया विभाग की नींद उड़ गई है। 4 दिनों में अब तक करीब 10 बम मिल चुके हैं। पुलिस ने निगरानी में लेकर सेना अधिकारियों को ये जानकारी दे दी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एसओजी की टीम आज बीकानेर पहुंचेगी। एएसपी दिव्या मित्तल के नेतृत्व में आज टीम बीकानेर पहुंचेगी। कड़ी से कड़ी जोड़कर पूछताछ करेगी। 510 इंजेक्शन का कोई भी समुचित जवाब नहीं मिल रहा। बाड़मेर के चौहटन में मामा भांजी ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ये घटना धनाऊ क्षेत्र की है, जहां एक पेड़ पर दोनों ने फंदा लगाया। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने एक साथ फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सिर्फ क्षेत्र के मुंगेरिया से अपनी भांजी को लेकर मामा फरार हो गया था। जोधपुर में तौकते का असर, आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब तेज होने लग गई है बारिश। शहर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीमें पहले से तैनात कर दी गई है। जिले के कई इलाकों में भी तेज बारिश की सूचना मिलने पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दोपहर तक जोधपुर पहुंच सकता है तूफान। वहीं सिरोही से बड़ी चक्रवाती तूफान को लेकर एनडीआरएफ की टीम पहुंची आबू रोड, जहां तूफान के चलते प्रशासन ने सिरोही जिले को रेड अलर्ट पर रखा है। तेज हवा व बारिश का असर दिख सकता है। जिले में प्रशासन ने समय से पहले तैयारियां कर दी। वही खबर धौलपुर से, जहां धौलपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। हमला कर 2 दंपत्ति को गंभीर घायल में छोड़कर लाखों की रुपए की लूट कर ली। रविवार रात की यह घटना बताई जा रही है, जहां पति पत्नी दोनों जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जयपुर के मोती डोंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट ने फिर मदद के लिए बढ़ाए हैं हाथ। एसएमएस अस्पताल को 3 बीपीआई पीएपी मशीन देने का भी फैसला किया। हेल्थ सेक्रेटरी सिद्धार्थ महाजन को सौंपी जाएगी सभी मशीनें। यह मशीन एसएमएस अस्पताल के कैंसर वार्ड को दी जाएगी।
पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डु प्लेसिस ने बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी मिली थी। मामला 2011 के वर्ल्ड कप का है, जब साउथ अफ्रीका को क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 49 रन के हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर डु प्लेसिस और उनकी पत्नी इमारी को धमकियां मिल रही थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना लगातार सामने आ रही है। इससे पहले भी मां के शव को अकेले कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाने का मामला सामने आया था। एमसी कांगड़ा की वॉलंटियर की टीम ने एक महिला का अंतिम संस्कार किया। तहसीलदार कांगड़ा की देखरेख में करवाया गया। हालांकि मृतक महिला में कोविड की पुष्टि नहीं थी। इसके बावजूद भी घर व गाँव से कोई भी महिला के शव के अंतिम संस्कार को नहीं आया। ताउते तूफान आया तो घबराया प्रशासन। जर्जर भवनों का करवाया सर्वे। जोधपुर में 116 मकानों को खाली करवाया गया, जहां नोटिस जारी करके इन्हें खाली करवा के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जोधपुर शहर में अगले 72 घंटों को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर तो आए दिन आती रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदरूनी मतभेद एक बार फिर गरमाने लग गया है, क्योंकि पायलट गुट के असंतुष्ट विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गरमाने के संकेत दे रही है। सचिन पायलट गुट के असंतुष्ट विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हेमाराम ने ईमेल व डाक से अलग अलग इस्तीफों की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजी है। हेमा चौधरी ने खुद इस्तीफा भेजने की पुष्टि की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने हेमाराम चौधरी के इस्तीफा भेजने के बाद मीडिया से दूरी बना ली है। जोशी मीडिया को जवाब नहीं दे रहे। हेमाराम चौधरी ने भास्कर से कहा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है, इस्तीफा ईमेल कर दिया है और डाक से भी भेज दिया है। मैंने पहले भी इस्तीफा दिया था, लेकिन उस वक्त स्वीकार नहीं किया गया था। पार्टी ने मुझे मनाया तो मान गया था। अब 2.5 साल से विधायक हूँ, बहुत हो गया। आगे 2.5 साल नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा। इस्तीफा की वजह इसका स्वीकार होने के बाद बताऊंगा। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं। पिछले साल पायलट खेमे की बगावत के समय हुई बाड़ेबंदी में भी वे 19 विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी हेमाराम ने तेवर दिखाते हुए सरकार पर उनकी आवाज दबाने व उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों में भेदभाव का आरोप लगाया था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाने से वहां के हेड कांस्टेबल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भट्टा बस्ती के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह की भूमिका के ऊपर जब सवाल पूछे गए तो वे एसीबी की आंखों में धूल झोंककर फरार होते नजर आए। उसके बाद उनकी कार्रवाई अभी जारी है और उनकी तलाश भी। इस कार्रवाई के दौरान जब राजेंद्र सिंह के घर पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की तो वहां आपको 315 बोर के कट्टे, 11 कारतूस के साथ 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाने के हेड कांस्टेबल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस मामले में भट्टा बस्ती थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठे तो वो एसीबी को गच्चा देकर फरार हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। कार्रवाई के बाद जब एसीबी की टीम ने थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह के सरकारी आवास की तलाशी ली तो वो चौंक गई। थाना प्रभारी के आवास पर सर्च अभियान में 315 बोर का एक देसी कट्टा, 11 कारतूस, 5 कटार और 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। बरामद 11 कारतूस में से 9 कारतूस 315 बोर के और 2 7.62 mm के हैं। इन पर एसीबी अब थाना प्रभारी के खिलाफ मादक पदार्थ और हथियार मामले में अलग अलग मामला दर्ज करेगी। एसीबी ने सोमवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। उसने जयपुर कमिश्नरेट में भट्टा बस्ती थाने के हेड कांस्टेबल अब्दुल रऊफ को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
रिश्वत की यह राशि भट्टा बस्ती क्षेत्र में निर्माण कार्यों में लगी ठेकेदार की गाड़ी के परिचालन में बाधा न पहुंचाने के एवज में ली गई थी। इसके लिए रिश्वत की राशि के तौर पर 20,000 रुपए मासिक बांधी के तौर पर मांगे गए थे, लेकिन बाद में सौदा 15,000 पर तय हुआ। हेड कांस्टेबल ठेकेदार से राशि थाना प्रभारी के नाम पर मांग रहा था। परिवादी की शिकायत पर जब उसका सत्यापन करवाया गया तो वह सही साबित हुई। उसके बाद एसीबी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और कार्रवाई की भनक पाकर थाना प्रभारी राजन से फरार हो गए। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर झुंझुनू से, जहां गंदे पानी के निकासी के लिए बनाए गए गंदे नालों का सफाई कार्य प्रगति पर है। उदयपुर वाटी नगर पालिका कस्बे में झुंझुनू रोड पर दोनों तरफ बने गंदे पानी निकासी के लिए बनाए गए नालों की सफाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। नगर पालिका एसआई विष्णु कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए गंदे पानी की निकासी अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए नालों की सफाई करवाई जा रही है, जिससे गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। सफाई ठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा करवाई जा रही। लॉकडाउन चल रहा है, जिससे दुकानों बंद है, जिससे दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। वही खबर धौलपुर से, जहां बुद्ध विहार इलाके में सुबह 3 बजे से 5 बजे तक कुछ बदमाशों ने हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार कॉलोनी में आज सुबह तड़के 3 बजे 5 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए पति पत्नी सहित 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सदर पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। घायल सरजीत सिंह ने बताया कि देर रात को वह एक कमरे में अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था, जिसके बगल वाले कमरे में उसके माता पिता भी सो रहे थे। पीड़ित के मुताबिक पड़ोस के घर की छत के ऊपर से 4 से 5 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश उनके घर में घुस गए, जहां उन्होंने पत्नी सहित माता पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद बदमाश घर में रखी 1.5 लाख की नकदी सहित तकरीबन 15 लाख के सोना चांदी के आभूषणों को लूट कर ले गए। राजकीय विद्यालय में तैनात शिक्षक सरजीत सिंह और जिला चिकित्सालय में तैनात उनकी पत्नी नर्स शारदा सिंह को पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। मामले को लेकर घायल महिला ने सदर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना ये कि शाम रात को 3 बजे करीब हमारी गश्ती गाड़ी थी, कंट्रोल से फोन आया था कि बुद्धविहार कॉलोनी में एक मकान में मारपीट हो, कुछ अज्ञात लोग मारपीट कर गए। इस पर हमारी गश्ती गाड़ी यहाँ पहुँची, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में ये लोग अब बता रहे हैं कि हमारे मकान के सामान भी, कुछ जेवरात के सामान भी लेके गए हैं। इन लोगों ने अभी FIR दी है। FIR देने के बाद मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जाएगी और बदमाशों की जो भी है अज्ञात उनकी तलाश चाहिए। रात 2 बजे की बात है, 5 बदमाश में हथियार के घर में घुस गए। बरामद में पिताजी को मारपीट की, फिर सीधे घर में अंदर घुसे चले गए। हमें अंदर कमरे में हमारी पिटाई की, हमको उठने में दिया बेड से और मार मार के सिर में चोट, बहुत हालत गंभीर कर दी। बहुत खून बह रहा था और घर में से चीज़ में कुछ रात माल 1.5 लाख रुपये सब लोग लूट बन गए। 1.5 लाख रुपए और अपने जेवर वेवर में? हाँ जी, करीब 15 लाख के आसपास माल ले गए। क्या नाम है आपका? सरजीत सिंह। आपकी मिसेज की पढ़ाई की है? हाँ, मिसेज की है, पिताजी की है, मम्मी की है। वही खबर दौसा से, जहां मंत्री ममता भूपेश ने कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने जिले के विधानसभा क्षेत्र सिकराय में कोरोना वायरस से पीड़ितों का समय पर उपचार करवाने के लिए भांडारेज व गीजगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। सोमवार को भांडारेज व गीजगढ़ में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब की बार कोरोना गांव में पांव पसारता जा रहा है। गांव में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए उपखंड में 2 कोविड-19 सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। दोनों स्थानों पर कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं देख इन्हें संचालित करने का निर्देश दिया। इन कोविड केयर सेंटर्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर व कंसंट्रेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं
ताकि कोरोना मरीजों का ग्रामीण स्तर पर ही उपचार हो सके। भांडारेज में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए कि कोविड सेंटर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उपचार के लिए आने वाले मरीजों को ऐसा महसूस हो कि वो जिला व प्रदेश के हॉस्पिटल में उपचार ले रहे हैं। उन्होंने चिकित्सकों को भी निर्देश दिए कि चिकित्सा सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी मरीज को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों के समय पर उपचार करें तथा आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। मंत्री ने कोविड केयर सेंटर पर जाकर बारीकी से सभी चीजों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में विस्तार से जानकारी ली तथा चिकित्सालय ड्रग स्टोर पर जाकर दवाइयों की आपूर्ति व चिकित्सालय में उपलब्ध दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 474 तरह की दवाइयां उपलब्ध है जो पर्याप्त मरीज को जरूरत है। चिकित्सालय के आने वाले हर मरीज को किट उपलब्ध करवाया जाए जिससे आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। उस दौरान प्रशासनिक अधिकारी से कहा कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ऐसे में कोरोना का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, पहले व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त सुविधाएं मिले, उसकी माकूल व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने भी अधिकारियों को पाबंद किया कि मरीजों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान उपखंड अधिकारी संजय कुमार गौड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुज्जर समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। इसके पश्चात दौसा के गीजगढ़ कोविड केयर सेंटर का दौरा करने पहुंचे मंत्री ममता भूपेश ने गीजगढ़ कोविड-19 सेंटर को शुरू किया। मंत्री ने कोविड-19 सेंटर में भर्ती मरीजों से भी हालचाल जाने। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किए हैं। गीजगढ़ और भांडारेज में क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इन सेंटरों पर एम्बुलेंस, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाओं सहित अन्य किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए भी राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर जारी कर चुकी है। लोगों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच कल एक बार फिर केदारनाथ महादेव के पट खोल दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कल 6 महीने के बाद केदारेश्वर महादेव के दर्शन खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने के लिए आम दर्शकों को, श्रद्धालुओं को उनके दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको केदारेश्वर महादेव के 4 ऐसे रहस्यमयी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की 3 तरफ करीब 22,000 फुट केदार खर्चकुंड भरतकुंड का पहाड़ ही नहीं बल्कि मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती व स्वर्ण गौरी जैसी 5 नदियों का संगम है। इसी संगम के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल व मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 190 फुट लंबे व 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इनका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। ये आश्चर्य की बात है कि आखिर इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा, और वहीं सिर्फ पहुंचाना ही नहीं, वहां जाके इसे मंदिर का आकार किस प्रकार दिया गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी रहस्य की ओर कि आपको जैसा कि बताया कि सर्द ऋतु में ये कपाट 6 महीने तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने तक लगातार दीपक जलता हुआ मिलता है।
वापस जब कपाट खुलते हैं तो उसी प्रकार से पूजा हुई भी होती है और साफ सफाई भी वैसी ही रहती है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए जाते हैं, लेकिन 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई भी नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की। जब 2013 में जल प्रलय आया था, जिसमें 10,000 से भी अधिक जाने गई थी और जाने कितनी ही तबाही मची थी, लेकिन उस जल प्रलय में भी आखिर क्यों केदारनाथ महादेव का बाल भी बांका ना हो सका। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय में बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने के बाद बाढ़ का जल 2 विभागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं और ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की जान चली गई थी। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की कि 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी आखिर केदारेश्वर महादेव का कुछ भी क्यों नहीं बिगड़ा। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम का एक तीर्थ का उद्गम होगा। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ के बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। 13वीं से 17वीं शताब्दी के छोटे हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी उस हिमयुग के निशान देखे जा सकते हैं। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर शिवानी मंडी से, जहां पेंटिंग स्लोगन लेखन के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में हरियाणवी कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपने नाम का सिक्का जमा चुके शहर के सतीश पेंटर ने खास पहल की है। उन्होंने शहर की दीवारों पर अपने निजी कोष से पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया है। शहर के रामलीला मैदान, पुराना बस स्टैंड, अम्बेडकर पार्क समेत 10 जगहों पर यह पेंटिंग कार्य किया जा रहा है। इसमें सोशल डिस्टेंस बनाना, हाथ धोना, मास्क लगाना, कोरोना के कहर से बचे, घर में सुरक्षित रहे के स्लोगन भी लिखे गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पेंटर सतीश कुमार ने बताया कि कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए सावधानी महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए दीवार पर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जानकारी लिखी जा रही है, ताकि इस दीवार पर लिखी सावधानियों को पढ़कर लोग जागरूक हो सके। शहर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि निश्चित तौर पर इस वैश्विक महामारी में कोई भी प्रशासन अकेले चुनौती का सामना नहीं कर सकता। सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। लॉकडाउन के दौरान अगर हम संक्रमण की चैन को तोड़ने में कामयाब रहे तो निश्चित ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वही खबर बांदीकुई से, जहां बांदीकुई के विधायक जीआर खटाना ने हाल ही में खोले गए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। बांदीकुई के विधायक जीआर खटाना ने अंबेडकर छात्रावास बांदीकुई में हाल ही में बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां व अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही एसडीएम व डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस कोविड सेंटर में और भी बेड बढ़ा दिए जाएं। अतः उनके लिए पूर्व में ही सभी तैयारियां करके रखें। साथ ही कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की राय के अनुसार यह छोटे बच्चों पर ज्यादा प्रभावी रहेगा, तो उसे लेकर भी पूर्व में ही रूपरेखा बनाई जाए ताकि विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित रह सके। गौरतलब है विधायक खटाना ने
निर्देश पर बांदीकुई में 50 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया गया है। उसमें अब स्थानीय मरीजों को दौसा व जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। इसके पूर्व खटाना ने गुड़ाकटला सीएचसी व बसवा सीएचसी का निरीक्षण किया व वहां के कोविड-19 सेंटर खोलने के निर्देश दिए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। बसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक खटाना ने चिकित्सकों से संवाद करते हुए कहा कि किसी भी मरीज को कोई भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की जान बचा सकें। वहीं विधायक खटाना ने एसडीएम कार्यालय में बैठक करके संक्रमण की रोकथाम व उपचार सहित लॉकडाउन की पालना को लेकर हो रहे प्रयासों की समीक्षा की व कोरोना गाइडलाइन की ठीक से पालना करवाने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक महोदय ने आवश्यकता सुविधाओं में जलदाय विभाग के AIN को पेयजल आपूर्ति को लेकर सूचित किया और उचित निर्देश दिए। साथ ही टाइपो तूफान की संभावना को लेकर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड-19 सेंटर में मरीजों को तूफान की वजह से बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर परेशान न होने, इसके लिए जनरेटर सेट आदि की आपात व्यवस्था संतुष्टि जाहिर की। वही खबर फागलिया से, जहां ताउते तूफान को लेकर जनप्रतिनिधि अलर्ट मोड पर हैं। फागलिया गांव के सरपंच ने गांव वासियों को अनाउंसमेंट के जरिए अलार्म्स कर अलर्ट रहने की हिदायत दी है। अरब सागर से उठे ताउते तूफान का बखासर इलाके के सरहदी गांव पर पड़ सकता है प्रभाव। फागलिया पंचायत के सरपंच पूर सिंह हेमावास ने ग्रामीणों को पूर्ण रूप से तूफान से सावधान एवं कोरोना जैसी महामारी से भी सावधानी बरतने की अपील की है। अनाउंस में कहा कि किसी भी आफत में तुरंत ग्रामीण प्रशासन को सूचना दें। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी राम रतन मीणा पटवारी अनिल सिंह मौजूद रहे। वही खबर दौसा से, जहां मंत्री ममता भूपेश ने कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने जिले के विधानसभा क्षेत्र सिकराय में कोरोना वायरस से पीड़ितों का समय पर उपचार करवाने के लिए भांडारेज व गीजगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। सोमवार को भांडारेज व गीजगढ़ में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब की बार कोरोना गांव में पांव पसारता जा रहा है। गांव में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए उपखंड में 2 कोविड-19 सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। दोनों स्थानों पर कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं देख इन्हें संचालित करने का निर्देश दिया। इन कोविड केयर सेंटर्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर व कंसंट्रेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं ताकि कोरोना मरीजों का ग्रामीण स्तर पर ही उपचार हो सके। भांडारेज में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए कि कोविड सेंटर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उपचार के लिए आने वाले मरीजों को ऐसा महसूस हो कि वो जिला व प्रदेश के हॉस्पिटल में उपचार ले रहे हैं। उन्होंने चिकित्सकों को भी निर्देश दिए कि चिकित्सा सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी मरीज को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों के समय पर उपचार करें तथा आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। मंत्री ने कोविड केयर सेंटर पर जाकर बारीकी से सभी चीजों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में विस्तार से जानकारी ली तथा चिकित्सालय ड्रग स्टोर पर जाकर दवाइयों की आपूर्ति व चिकित्सालय में उपलब्ध दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 474 तरह की दवाइयां उपलब्ध है जो पर्याप्त मरीज को जरूरत है। चिकित्सालय के आने वाले हर मरीज को किट उपलब्ध करवाया जाए जिससे आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। उस दौरान प्रशासनिक अधिकारी से कहा कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ऐसे में कोरोना का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, पहले व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त सुविधाएं मिले, उसकी माकूल व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने भी अधिकारियों को पाबंद किया कि मरीजों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान उपखंड अधिकारी संजय कुमार गौरा, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुज्जर समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। इसके पश्चात दौसा के गीजगढ़ कोविड केयर सेंटर का दौरा करने पहुंचे मंत्री ममता भूपेश ने गीजगढ़ कोविड-19 सेंटर को शुरू किया। मंत्री ने कोविड-19 सेंटर में भर्ती मरीजों से भी हालचाल जाने। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं का
विस्तार करते हुए कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किए हैं। गीजगढ़ और भांडारेज में क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इन सेंटरों पर एम्बुलेंस, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाओं सहित अन्य किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए भी राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर जारी कर चुकी है। लोगों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वही खबर शिवानी मंडी से, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी दलाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोरोना बीमारी की रोकथाम को लेकर सरकार व प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कोविड-19 प्रबंधन कार्यों में लगी हुई है। बेहतर प्रबंधन के चलते जहां कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, वहीं संक्रमण के फैलाव में भी कमी आई है। कोरोना के रोकथाम के लिए टेस्ट, डायरेक्ट एवं ट्रीट व कड़ाई से अमल हो रहा है। इसलिए टीमों द्वारा कोरोना जांच के लिए घर घर जाकर हर ग्रामीण की स्क्रीनिंग एवं मरीजों की गहनता से जांच व पहचान की जा रही है। दलाल मंगलवार को सिवानी के स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर संक्रमित रोगी को दी जा रही सुविधाओं का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कोविड आइसोलेशन वार्ड का दौरा कर चिकित्सा अधिकारियों से ऑक्सीजन की उपलब्धता, एम्बुलेंस सुविधा, कोरोना टीकाकरण, कोविड जांच व उपचार की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेट मरीजों के पास उपचार किट समय पर पहुंचनी चाहिए। उपचार किट में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, नोबलाइजर, दवाइयां आदि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग के पास कोरोना उपचार के लिए पर्याप्त दवाइयां व आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। उन्हें आमजन का आह्वान किया कि संक्रमण के दौरान झोला छाप डॉक्टरों स्टेरॉइड दवाइयां ना लें, इससे अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेकर इलाज लें। उन्होंने कहा कि इन दवाइयों से ब्लैक फंगस नाम की गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं और इसका इलाज महंगा है। किया है, क्या क्या निर्देश दिए गए? आज जो हेल्थ सर्विसेज हैं सरकारी CHC PHC में, बहल में, शिवानी में, इसका प्रशासन के अधिकारी, डॉक्टर साहिबान, पुलिस के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और जो जो कुछ कमियां हैं उसको तुरंत दूर करेंगे और यहाँ पर धीरे धीरे करके ऑक्सीजन बेड बढ़ाएंगे। किसी भी तरह की कोई कमी इस अस्पताल में दवाई की, भोजन की या डॉक्टर्स की, हेल्थ वर्कर की नहीं रहने देंगे और गांव-गांव के अंदर जाके टेस्टिंग बढ़ाएंगे, वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे और जो कोरोना का जो प्रकोप आया है हमारे इलाके के अंदर, सबसे पहले हमारी कोशिश है भिवानी जिले के अंदर लोहारू का इलाका कोरोना फ्री हो। जो डॉक्टरों की कमी है उसको लेकर क्या कार्रवाई करेगी की तरफ से? दूसरी जगह से इधर उधर से और करके इकट्ठा करके हमने डॉक्टर्स को कोरोना सेंटर में रिक्रूट किया है और मदद करने के लिए जो दूसरे डॉक्टर हमारे BMS के और कुछ सरकारी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज से, उनकी सेवाएं भी ली हैं और सारे समाज के लोग, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले सारे इस संकट का मुकाबला करने के लिए खुल के आ गए हैं और अब जो है पूरी उम्मीद है कि ये बीमारी काबू में आ जाएगी। ब्लैक फंगस का भी जो प्रकोप ये मेरी ग्रामवासियों से और जो गांव में रहने वाले जो ग्रामीण जो देसी डॉक्टर हैं उनसे प्रार्थना है कि स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर जो हमारे क्वालिफाइड हैं MBBS MD, उनकी मर्जी के बगैर स्टेरॉइड ना लें क्योंकि उससे ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता है और जो फंगस की बात है, कोई गली सड़ी चीज़ें हैं, फंगस कहीं लगा हुआ है, काई लगी हुई है, उससे बच के रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और सारे हमने प्रशासन को बोल दिया है कि हर गांव में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, टेस्टिंग का काम चल रहा है, ट्रैकिंग का काम चल रहा है और जो किट है वो भी हमने बंटवा दी है जिसके अंदर ये कंसंट्रेट, ये ऑक्सीजन का मापने का वो यंत्र है, माप देने वाली मशीन है, थर्मामीटर है और फर्स्ट एड की जो दवाइयाँ हैं वो भी है।